नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। और बड़ी खबर आज ये है कि कोरोना के लिए वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और 50 साल से ऊपर के सांसदों और विधायकों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब प्राथमिकता के तौर पर 50 साल से ऊपर के लोगों को दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा। देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत से ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियों की मांग थी कि कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता के लिए इसे दूसरे मुल्कों की तरह देश के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित मोदी सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को प्राथमिकता के तौर पर टीका लगवाना चाहिए। अभी वैक्सीन का पहला चरण चल रहा है, जो अप्रैल महीने तक चलेगा। दूसरे चरण में देश भर के जनप्रतिनिधियों को जो 50 साल की उम्र से ज्यादा के हैं टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक जिन जनप्रतिनिधियों की उम्र 80 वर्ष से ज्यादा, उन्हें दूसरे चरण में प्राथमिकता के तौर पर पहले टीका लगाया जाएगा। साथ ही जिन प्रतिनिधियों को ब्लड प्रेशर या शुगर की शिकायत है, उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। देश में कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन का पहले चरण का अभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन में रफ्तार धीमी है। इसको देखते हुए सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि दूसरे चरण में जो वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसमें प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। ये कहीं ना कहीं इस ओर भी संकेत दे रहा है कि वैक्सीनेशन में जो कमी आ रही है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं लगातार विपक्षी पार्टियां ये कहती नजर आ रही थी कि सरकार के प्रतिनिधि अगर वैक्सीन लगाए तो आम जनता का वैक्सीन को लेकर भरोसा होगा, क्योंकि पहले चरण में जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आ रही है। हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीका दिया जा रहा है भारत में, जिसकी तादाद कहीं ना कहीं कम हो रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आज कई जो विज्ञापन है वो जारी करे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि टीके से ना डरे बल्कि कोरोना से डरे। तो ये अभियान कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वैक्सीन को लेकर के अब यह बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेकेंड फेज में कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। सर, नहीं, कोरोना वैक्सीन सबको लगेगा और जो भी राजनेता हैं उनको भी कोरोना वैक्सीन लगेगा, क्योंकि पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगाया गया, तो उसमें सबको ये लगेगा। और अच्छा है, जो कांग्रेस और समाजवादियों ने भ्रम पैदा किया था, उनका भ्रम भी दूर होगा। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगाएंगे, उसके बाद ही वो कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। तो वो प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना अभिभावक मानते हैं, और वो इतना विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री पे, प्रधानमंत्री पर जितना यकीन है वो यकीन उनका बना रहे। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा रमेश ताकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। चोरी रहने वाले युवक पर आरोप लगा है। पहले लड़की को अगवा किया गया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया हुई है। गौतम बुद्ध नगर से खबर आई है थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और लड़के की उम्र 22 वर्षीय युवक जो है वो बताया जा रहा है, जिसने पहले अगवा किया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया है। तो देखिए, नोएडा में एक बार फिर से दुष्कर्म की खबर आई है। एक नाबालिग लड़की के साथ 22 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। वो शौच के लिए गई हुई थी। पहले लड़की को अगवा किया गया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। यूपी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का मामला। प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कई असफल अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई है अर्जी पर आज जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजल्ट निकाले जाने पर नाराजगी जताई। यूपी को कहा कल सुबह 10 बजे लोक सेवा आयोग को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। कल फिर से इस मामले की सुनवाई होनी है। महेश कुमार व अन्य अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई है अर्जी में प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम को रद्द कर नए सिरे से
नतीजे घोषित किए जाने की मांग की गई है। पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट एक बार पहले भी आ चुका है, यानी कि संशोधित भी हो चुका है। पिछले साल आपको थोड़ा सा जानकारी हम देना चाहेंगे, 27 नवंबर को संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी हुआ था और इसमें 1131 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। इसके साथ ही 1481 जो अभ्यर्थी थे मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए थे और आज से ही शुरू हुई है पीसीएस की मुख्य परीक्षा। 25 जनवरी तक ये चलनी है। हालांकि आज की सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य परीक्षा कराए जाने पर रोक नहीं लगाई है। तो यूपीपीएससी की परीक्षा का हम जिक्र कर रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग मेंस एग्जाम, लेकिन सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इस पूरी परीक्षा और जो पूरा विवाद है इसके बारे में बताइएगा। यूपी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट भी घोषित हुआ था। पिछले साल 21 नवंबर को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था, लेकिन तमाम अभ्यर्थियों ने इसमें आपत्ति दर्ज की थी, जिसका रिवाइज 27 नवंबर को जारी किया गया था। जिस संशोधित रिजल्ट में 1481 नए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का आयोग ने मौका दिया था। इसको लेकर कई जो असफल अभ्यर्थी उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई है और इसमें जिस तरह से कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजल्ट निकाला गया था उसको लेकर कोर्ट ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की थी और इस मामले में जो है जस्टिस सुनीता अग्रवाल के बेंच में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने आयोग से कल सुबह इस मामले में पक्ष मांगा है। कल आयोग अपना पक्ष इस मामले में रखेगा और उसके बाद कल इसमें फिर से मामले की सुनवाई होगी। ये याचिका महेश कुमार और अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। एलपीजी से आग लग गई है। सिलेंडर लीक हो रहा था और आग लगने से परिवार के 5 लोग झुलस गए हैं। ये बड़ी खबर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बिसरक थाना इलाके के पतवाड़ी गांव की ये घटना है। गैस सिलेंडर से पाइप, देखिए अमूमन पाइपलाइन जो है गुजर रही है वहां पर और लीक होने से ये आग लगी है। परिवार के 5 लोग इसमें झुलस गए हैं। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। राम मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी राम मंदिर के लिए दान देंगे। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी एक दिन की अपनी जो सैलरी है वो देंगे। पीडब्ल्यूडी राम मंदिर वेलफेयर के नाम से खाता खोला गया है और ये जो सभी कर्मचारी हैं पीडब्ल्यू एक दिन की जो उनकी तनख्वाह बनती है वो मंदिर निर्माण के लिए दान करेंगे। तो अलग अलग आप देख रहे हैं कि महकमों से लोगों की अपनी भावनाएं भी हैं और वो मंदिर निर्माण के लिए दान कर रहे हैं अपनी क्षमता के मुताबिक भी। तो यहाँ से जो जानकारी आ रही है कि पीडब्ल्यूडी के जो तमाम कर्मचारी है, क्योंकि राम मंदिर वेलफेयर के नाम से पीडब्ल्यूडी राम मंदिर वेलफेयर के नाम से एक खाता खोला गया है और उसमें सभी कर्मचारी अपनी जिसकी जितनी तनख्वाह है उस हिसाब से वो एक दिन की जो तो लगातार दान देने का सिलसिला चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए लोग अपनी भावनाओं अपनी क्षमता के हिसाब से दान कर रहे हैं और यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये कि पीडब्ल्यूडी के जो तमाम कर्मचारी हैं वो अपनी एक दिन की जो उनकी सैलरी बनती है वो मंदिर निर्माण के लिए दान करेंगे। पीडब्ल्यूडी के भव्य निर्माण के लिए हर कोई तरीके से भी तरफ से समर्पण राशि दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक बड़ी पहल की है। बड़ी पहल करते हुए एक विभाग ने खाता भी खुलवाया है जिसमें विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपनी स्वेच्छा से अपने अनुसार उसमें पैसे दे सकते हैं मंदिर के निर्माण के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केशव मौर्य जी। सर, इस बड़ी पहल को कैसे आप समझाएंगे विभाग के लोगों को कि किस तरीके से अपने पैसे दे, खाती संख्या क्या होगा, कौन इसको ऑपरेट करेगा? देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की खुशी है। सबसे पहले तो मैं स्वयं अपना 1 वर्ष का जो वेतन होता है
वह वेतन भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर रहा हूं। और पूरे देश के अंदर श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना अपना लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार योगदान कर रहे हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी किया, हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया, और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हैं वो सब लोग बहुत अच्छे भाव से, श्रद्धा भाव से लोग कर रहे हैं और करना चाहते हैं। और जो भी किए हैं और जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं, और उनका सौभाग्य है कि वो इस प्रकार से अपना योगदान कर पा रहे हैं। और 500 साल से जो लड़ाई शुरू हुई और हमारे सबके जीवन काल में वह रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, तो यह खुशी की बात। जहाँ तक लोक निर्माण विभाग की बात है, तो जब मैं अपना 1 वर्ष का वेतन रामलला के भव्य मंदिर के लिए देने का तय किया तो हमारे विभाग के लोगों को मालूम हुआ था, उन्होंने कहा कि हम लोग भी अपना योगदान करना चाहते हैं। हमने कहा भाई देखिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन स्वेच्छा से जो भी करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन जो स्वेच्छा से करना चाहता है वो जरूर करे। उनको सबको एक तरह से बहुत गर्व का विषय होना चाहिए कि यह राम जन्मभूमि पर बनने वाला श्री रामलला का मंदिर नहीं, बल्कि ये श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाला मंदिर राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्रीय एकता का मंदिर है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का मंदिर है। उसमें हिंदू भी सहयोग कर रहे हैं, मुस्लिम भी सहयोग कर रहे हैं, सभी वर्गों के लोग सहयोग कर रहे हैं, और सबको करना चाहिए। भगवान, हम तो भगवान मानते हैं, हमारी तो आस्था वहाँ से जुड़ी है, लेकिन जिनकी आस्था नहीं जुड़ी है, जो भगवान नहीं मानते, उनके भी पुरखे हैं। दुनिया के अनेक देश इसके उदाहरण हैं। जो सहयोग करना चाहता वो करे, जो नहीं करना चाहता ना करे। और विभाग के लोगों ने इस दृष्टि से अपना योगदान एकत्र करने के लिए बैंक अकाउंट खोला, इसके लिए बधाई हो। सर, उसमें बहुत सारे कर्मचारी मुसलमान भी होंगे, मोहम्मदन भी होंगे, इसके अलावा क्या कोई आपने कुछ एक अमाउंट तय किया है कि भाई आपको इससे कम तो नहीं देना है? नहीं, किसी के लिए कोई अमाउंट तय नहीं। कोई देना चाहे दे, कोई ना देना चाहे ना दे, लेकिन जिसकी जो स्वेच्छा है, अगर देना चाहता है तो वो दे, और दे करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसको सौंपने का काम करना है, वो सौंपने का काम भी किया जाएगा। सर, क्या आप बाकी विभागों से भी अपील करेंगे कि भाई वो भी इस तरीके की पहल करें और अपने विभाग से कुछ योगदान दे मंदिर निर्माण के लिए? जो करना चाहता है वो कर रहा है, जो करना चाहे करे। इसके लिए तो जो भी करेगा, मैं एक राम भक्त हूँ, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता रहा हूँ, तो आज मेरे लिए तो इससे अधिक खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में रह करके उनके मार्गदर्शन में मैंने इस लड़ाई को लड़ा है, तो मैं तो एकदम खुली किताब हूँ। मैं कोई, हमारे मुख्यमंत्री जी खुली किताब हैं, तो देश के महामहिम राष्ट्रपति जी भी अपना योगदान कर चुके हैं। तो दूसरे विभाग या दूसरे क्षेत्रों में जो सेवा कर रहे हैं, कोई सरकार और गैर सरकार से मतलब नहीं है। और श्री भगवान राम को कोई धर्म और सीमा में बांध करके रखने वाले जो लोग थे, जो विरोध करते थे, जो मंदिर निर्माण में बाधा डालते थे, वह भी आजकल उनकी भी राम भक्ति जागी है, किसी की शिव भक्ति जागी है, किसी को कृष्ण भक्ति जागी है, किसी को भगवान बुद्ध की भक्ति जागी है। सबकी भक्ति धीरे धीरे जाग रही है। और वह भी जो विपक्ष के लोग हैं वो देना चाहते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अपना, वह भी योगदान करें। इस बीच सर, बड़ी खबर ये भी कोरोना वैक्सीन को लेके भी है। बहुत सारे लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है। आज पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि वो खुद भी वैक्सीन लेंगे और जो बाकी मुख्यमंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए, वो भी वैक्सीन लेंगे। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई और आपका प्लान क्या है वैक्सीन को लेकर? नहीं, अभी तो मेरे पास सूचना नहीं आई है, लेकिन अगर वैक्सीन की प्रतीक्षा में तो मैं ही नहीं, पूरे देशवासी हैं। जिनको भी वैक्सीन जैसे भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उपलब्ध होगी, और मैं वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जिस दिन वैक्सीन आएगी मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। लेकिन अभी तो जो मैंने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय सांसदगण, सबके लिए दूसरे चरण में ऐसी योजना बनी है, ये तो खुशी की बात है। इस बीच सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी लखनऊ आ रहे हैं। भव्य तैयारियां की जा रही है उनके स्वागत की। बैठकों का दौर चलेगा, मंथन भी चलेगा। मंथन से निकलेगा क्या मंत्रिमंडल विस्तार में? मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और गौरव की बात है कि उनका उत्तर प्रदेश आगमन हो रहा है। मैं उनके आगमन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हम सब कार्यकर्ताओं को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। ये हमारे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। और जहां तक अन्य विषयों का विषय है, वह तो जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश होंगे उसके हिसाब से आगे के विषय होंगे। और मंत्रिपरिषद का विषय मुझे लगता है कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। वह मंत्रिपरिषद में किसे लेंगे, किसे नहीं लेंगे, ये तो मुख्यमंत्री जी का विषय है, मेरा विषय नहीं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये केशव मौर्य जी हैं जो जानकारी दे रहे थे कि राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने खुद भी मंदिर निर्माण के लिए अपने पूरे 1 साल की सैलरी दी है, और इन्होंने ऐसी व्यवस्था भी कर दी है कि विभाग का कोई कर्मचारी चाहे तो स्वेच्छा से अपने हिसाब से मंदिर निर्माण में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। अनामिका, न्यूज़ 18, लखनऊ।
जी हाँ, तो जैसा खुद कह रहे थे इस वक्त केशव मौर्य, आपने सुना कि वो राम मंदिर आंदोलन से ही निकलकर राजनीति में आए हैं। अशोक सिंघल को याद कीजिए, जो राम मंदिर आंदोलन के अगुवा थे, उनके बेहद करीबी थे। और इसीलिए आज जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बात है इसमें सहयोग देने की, दान देने की, तो 1 साल की सैलरी। और देवरिया में टाउन हॉल के ऑडिटोरियम के नामकरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ऑडिटोरियम के शिलापट पर कुछ असामाजिक तत्वों ने कालिक पोत दी। इस ऑडिटोरियम का नामकरण भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था, जिसे लेकर बाकायदा 21 दिसंबर 2019 को नगर पालिका परिषद बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास हुआ था। मगर बुधवार शाम को कुछ असामाजिक तत्वों ने अटल जी का नाम मिटाकर पूर्व सांसद और समाजवादी चिंतक स्वर्गीय मोहन सिंह अंकित कर दिया, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। इस ऑडिटोरियम का 4 करोड़ 21 लाख की लागत से निर्माण हुआ था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ये प्रस्ताव रखे हैं। प्रस्ताव में सदन ने पूर्ण बहुमत से अटल बिहारी वाजपेयी का ध्वनि मत से मंजूरी दिया कि उनके नाम से ये सभागार का नाम लिखा जाए। लेकिन कुछ दिन बाद अराजक तत्वों द्वारा ये ज़बरदस्ती मोहन सिंह की प्रतिमा और मोहन सिंह के नाम से यहाँ लिख दिया गया। और उसके बाद से बड़ी हम लोग हल्ला किए और सभासद भी ये लोग प्रदर्शन किए, तब जाके इनकी प्रतिमा को ढक दिया गया और उनके नाम के आगे टेप चिपका दिया गया। देखिए, सूचना मिली है कि अज्ञात लोगों द्वारा उसका नाम हटा करके चेंज कर दिया गया है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उनकी तरफ से किया जाएगा। अभी फिलहाल में हमने उस परिसर के सुरक्षा के लिए एक और पत्र भेजा। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने का सियासत का खेल तो पुराना है। ताज़ा मामला इस प्रेक्षागृह से जुड़ गया है। हालांकि बोर्ड की बैठक में इस प्रेक्षागृह का नाम भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखे जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इस प्रेक्षागृह का नाम स्वर्गीय मोहन सिंह स्मृति हो। आप ये देख सकते हैं कि स्वर्गीय मोहन सिंह का जो मूर्ति है उसके नीचे जो शिलापट रखा गया है उस पर कुछ लोगों ने कालिक पोत दी है। अभी हम पूरा मामला पुलिस के खेमे में चला गया है। देखना दिलचस्प होगा इस प्रेक्षागृह का नाम अब क्या रखा जाएगा। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। और 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made up of water. Water is health. Water is hygiene. Water is our future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality. No one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। कुछ ही पलों में और इस वक्त की खबरें, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया अभियान की अगुवाई करने वाले अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल ऑफिसर और ओएसडी सत शुक्ला का तबादला हो गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण भेजे गए सत शुक्ला तेज तर्रार अधिकारी सत शुक्ला के ट्रांसफर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है और फील्ड में होने वाली हर एक कार्रवाई की अगुवाई करते नजर आ रहे थे सत शुक्ला। मगर अब उनका तबादला। प्रयागराज में अब तक पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और भदोही के तवंग विधायक विजय मिश्रा समेत 47 माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ हो चुकी है कार्रवाई और इसकी ज्यादातर कार्रवाई की अगुवाई कर रहे थे जोनल ऑफिसर सत शुक्ला। मगर उनका तबादला आखिर क्यों? क्या कानपुर में भी अब ऐसा ही ऑपरेशन चलेगा? टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखिए भारत की सबसे कम उम्र की पैलियोटोलॉजिस्ट। Hi, this is Aswada Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. ये है यंग जीनियस, जिस बच्ची को पत्थर और चट्टानों में भी जीवन दिख जाता है।
ये है यंग जीनियस, जिसे 13 साल की उम्र में ही ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला, जो बन गई है भारत की सबसे कम उम्र पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू के साथ, जिसे 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब मिला। To identify and differentiate between a normal rock and a fossil, the patterns help us. जो ढूंढ निकालती है करोड़ों साल पुराने डायनासोर के सबूत। This is a dinosaur bone fragment. This is a dinosaur bone fragment. Yes. This particular dinosaur bone fragment is 252 million year old one. भारत की जीवाश्म गर्द आ रही है यंग जीनियस में।